हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एमएससी सीईटी 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स के महाराष्ट्र बोर्ड का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। अब पोर्टल के हिसाब से जो काउंट आया है कि ये चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो है 3 क्वेश्चंस। तो हम भी यही मान के चलते हैं कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। ये चैप्टर लॉकडाउन के बाद मतलब लॉकडाउन में जब पोर्शन चेंज हुआ था तभी नया ही चैप्टर था। तो हाल फिलहाल में सिर्फ 2 या 3 सेट ही पेपर्स हुए इसके सीईटी के भी, तो क्वेश्चंस कम है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। मैंने इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कंसेप्ट और उस पर बेसिस जो न्यूमेरिकल्स है कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इसमें हम आगे चलते हैं, चालू करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम से। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? टोटली ये चैप्टर ना केमिस्ट्री रिलेटेड है आपका। तो इट इज़ एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स में एटम्स को भी काउंट करेंगे, मॉलिक्यूल्स को भी, विच इज़ केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग एनर्जी विथ इट सराउंडिंग। तो ये एनर्जी एक्सचेंज का एक कंसेप्ट है बेसिकली। हमने ऑलरेडी ये 12th के भी थियरी में पढ़ा ही था फिजिक्स में, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी एमिट होती है और एक इक्विलिब्रियम तक मेंटेन होगी, जहाँ पे जाके हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। तो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। अगर हम चाय की प्याली गर्म करके रख दें, ठीक है, और मम्मी हमें कह के जाए कि भाई इसे पी लेना, तो वो कप के बाहर का जो पूरा माहौल रहेगा, वो रूम पूरा क्या हो जाता है, एक तरह का सराउंडिंग हो जाता है। कप को अगर मैंने ढक्कन से ढक दिया है तो पूरा सिस्टम हो गया, सिस्टम के अंदर क्लोज है। ठीक है, ऐसा सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम इट सराउंडिंग बाय अ बाउंड्री। अब थर्मोडाइनमिक जो सिस्टम होते हैं क्लासिफाइड है केमिस्ट्री के लिए भी फिजिक्स के लिए 3 सिस्टम में, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में क्या होता है, इट एक्सचेंजेस बोथ हीट एंड मैटर विद इट सराउंडिंग। ठीक है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ओनली हीट बट नो मैटर विद इट सराउंडिंग। तो यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज होगा, मैटर और हीट दोनों का ओपन में। क्लोज में क्या होगा, सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एक्सचेंज नाइदर और नॉर मैटर विद द सराउंडिंग। थर्मस हम बोल सकते हैं, आइडियल एग्जांपल है। फिर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल में आपको क्या पढ़ना है, जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये हमारे जो थर्मोडायनामिक के स्टेट मेन स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि इनका ही चेंज होता है बेसिकली इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो इसमें आगे क्या है, हमें एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल है। बोर्ड ये इसमें एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि एग्जाम्पल दिए रहते हैं, आपको पहचानना होता है कौन सा इंटेंसिव और कौन सा एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव में आपको क्या याद रखना है कि वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ एटम। जो वेरिएबल साइज ऑफ एटम पे डिपेंड होगा उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव, और जो नहीं डिपेंड करेगा उसे हम बोलेंगे इंटेंसिव। ठीक है। तो याद रखो, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, टोटल मास, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव है। ठीक है, जो डिपेंड करते हैं। और जो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी है, वो क्या है, वी डू नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सिस्टम, उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिव। ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ याद रखिए डेफिनेशन। या तो एग्जाम्पल्स आते हैं, कभी कभी 3 दे देगा और आपको पूछेगा चौथा कि ये एक्सटेंसिव है या नहीं, ऐसा। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, 2 सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू अ थर्मल कॉन्टैक्ट। जैसे कि कहा कि अगर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे हीट जा रही है, कब तक जाएगी कि एक डिसेंट इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, हॉट बॉडी और जो कोल्ड बॉडी दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये थर्मली कॉन्टैक्ट के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग में थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब आगे इसमें क्या पढ़ना है आपको, आगे देखिए कि इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को बेस्ट आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर है आइडियल गैस फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेट, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ठीक है। जहाँ पे आर आपका क्या होता है, गैस कॉन्स्टेंट होता है। पीवी टी क्या होता है आपका, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। फिर इंटरनल एनर्जी पे क्या है, डिफाइन एज टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। टोटल एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू, कौन कर रहा है, सिस्टम। क्यों, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। तो एक तरह से हम इंटरनल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम और वाइस वर्सा इज नथिंग बट वर्क डन। हमने पढ़ा है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। तो इसलिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम लिख देंगे। ठीक है। एरिया इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या लिख देंगे, वॉल्यूम। तो इसलिए डी डब्ल्यू और की क्या हो सकता है, पी डी बी। न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप का भी न्यूमेरिकल आता है जहाँ पे वॉल्यूम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तब आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा, पी डी वी, वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल, इंटीग्रेशन लेंगे तो वर्क डन इज कैसा होता है यहाँ पे, पाथ डिपेंडेंटली क्वांटिटी, सो दैट इट इज
नॉट स्टेट फंक्शन, ये पार्ट डिपेंडेंट क्वांटिटी है तो इसे स्टेट फंक्शन नहीं होगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से हम बोलते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ड्रॉप करोगे तो वॉल्यूम जीरो हो गया, तो वॉल्यूम जीरो हो गया तो आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीजेस, वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है या नेगेटिव इंक्रीज हुआ है। फिर आ जाते हैं इसी पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अ गैस एक्सपांड्स 0.25 मीटर क्यूब, वर्क डन बाय द गैस। तो एक कांस्टेंट प्रेशर 10⁴ पे, ठीक है, एक्सपांडेड, कितना एक्सपांड हो रहा है, 0.25 मीटर क्यूब, तो वर्क डन कितना, तो हमें पता है P दिया है, V दिया है, और वर्क डन हमें पता है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे देखो PdV, वर्क डन PdV पढ़ा, तो PdV है तो P की वैल्यू 10⁴ है जो कि क्वेश्चन में दी है, और V की वैल्यू 0.25 है, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो इनडायरेक्टली ये 10⁴ है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक तरह से 10 के आगे कितने, 10 में 4 जीरो लग जाएंगे ना, तो आगे हमें करना ही क्या है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2500 जूल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे CET में भी पूछा जा सकता है। अगला आपको याद रखना है, एक जीरोथ लॉ का रूल यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि हीट सप्लाइड क्या होता है, डेल्टा क्यू, जो हीट है क्या हो जाएगा, उसके कुछ अमाउंट ऑफ हीट इंटरनल एनर्जी में रह जाएगा और कुछ वर्क डन के लिए हो जाएगा, और जो बचा उचा है वो इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U प्लस डेल्टा V। इट ऑल्सो कैन बी डिफरेंशिएबल फॉर्म में कैसा होगा, डेल्टा या DU इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ माइनस DW, या समटाइम DU प्लस DW। ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हीट ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एक और न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे कि व्हेन अ सिस्टम इज अप्लाइड कितना विथ 400 जूल ऑफ हीट, इट डज 100 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, अप्लाइड सप्लाइड विथ 400 जूल, तो हीट तो कितना कर रहा है, 100 जूल ऑफ वर्क कर रहा है फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हीट कितना मिला है, सिस्टम को हीट कितना मिला है, 400, तो हम लोग एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U क्या है, Q माइनस W, और हमें दिया क्या है, Q दिया है कि हीट दिया कितना 400, और कितना वर्क कर रहा है W कितना 100, तो 400 माइनस 100 बचा क्या 300, तो ये 300 जूल आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, काफ़ी सिंपल था। वैसे ही है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये चैप्टर का सबसे मेन पार्ट, कोर पार्ट, ठीक है। तो इसमें पहला है आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हमेशा इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ बोलते हैं, तो विच इज स्टैंड्स क्या, कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या तो V/T के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। वर्क डन में कैसे लिखेंगे इसको, W इक्वल्स टू PVF माइनस VI फाइनल माइनस इनिशियल, और हमें पता है कि PV इक्वल्स टू NRT होता है, तो उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, PV को किससे कर सकते हैं, NR, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है, dW डेल्टा W क्या हो जाएगा, dW P डेल्टा V है, उसको NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं, और फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमको पता है कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है, तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NRT या P डेल्टा V, तो ये NRT लिख दिया, या समटाइम P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि डेल्टा Q और क्या होता है, NCP डेल्टा T, CP मतलब क्या, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वैसे ही CV है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये दोनों फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। किस बात के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब इसी पे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल है, फाइंड रेशियो ऑफ डेल्टा Q बाय डेल्टा U and delta Q by delta W is an isobaric process, so that ratio of molar specific heat, जिसको हम CP by CV भी बोलते हैं, इक्वल्स टू गामा है, तो रेशियो पता करना है, तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो P क्या ले लिया हमने कांस्टेंट, C हमारा क्या हो जाएगा CP, और हमें पता है डेल्टा Q by डेल्टा U, तो डेल्टा Q की वैल्यू पता है NCP dt, और वैसे ही डेल्टा U पता है NCV dt, तो डेल्टा T क्या हो जाएगा कैंसिल, NN भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या CP बाय CV, जो कि एडियाबैटिक रेशियो भी होता है। इसी तरह डेल्टा Q बाय डेल्टा W को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q लिखेंगे, W क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q माइनस डेल्टा U, तो डेल्टा Q अभी हमने देखा है क्या होता है, डेल्टा Q NCP dt लिख दिया, और डेल्टा U क्या होता है, NCV dt होता है, तो दोनों में देखोगे ना, यहाँ पर ऊपर भी डेल्टा T CP, नीचे भी डेल्टा T और N कॉमन आ जाएगा, तो N डेल्टा T दोनों में कॉमन, N डेल्टा T ऊपर नीचे आप कट कर दो, बचेगा क्या CP अपॉन CP माइनस CV, जिसमें डेल्टा Q बाय डेल्टा W, और क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी हर एक टर्म को CV से डिवाइड कर दूँ, CP बाय CV, CP बाय CV, CP बाय CV,
तो सी पी बाई सी वी हमें पता है गामा होता है, ये भी सी पी बाई सी वी क्या होता है, गामा होता है। सी वी बाई सी वी कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आया क्या, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू का, दैट इज गामा अपॉन गामा माइनस वन, और यही हमको चाहिए था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गामा कॉमा गामा अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, तो याद रखो तीनों में दो ही मेरे को में दो चीज़ याद रखनी है, डेल्टा क्यू जो कि एन सी पी डी टी है, डेल्टा यू जो कि एन सी वी डी टी है, ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू जो कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, जो हमने यहाँ पर देखा आइसोबारिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे, जहाँ पर हमें आइसोकोरिक नेक्स्ट प्रोसेस है। तो एक में हमने देखा भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग गेल-लुसाइफ लॉ भी बोलते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। और फर्स्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर याद रखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो पी डेल्टा भी जीरो ही हो जाएगा, और डेल्टा क्यू अभी हमने देखा है एनसीवी डीटी है, और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जिसमें डेल्टा डब्ल्यू हमारा जीरो ही है, तो बचा क्या, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू डेल्टा क्यू बराबर हो गए, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है, एनसीवी डीटी। यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन, मतलब हीट का इक्वेशन हो जाएगा ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। इसी तरह नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, बहुत अच्छे से जानते हैं हम, इसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है। दूसरा नाम क्या है इसका, बॉयल्स लॉ। वर्क डन क्या होगा, एन आर टी डी वी बाई वी, और इसको हम लोग एल एन वी एफ अपॉन वी आई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या वॉल्यूम नहीं, अगर प्रेशर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है तो उसको हम लोग पी आई बाई पी एफ भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमें पता है यहाँ पे आइसोथर्मल है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इंटरनल जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, हीट सप्लाइड डायरेक्टली इक्वल्स टू वर्क डन के। वर्क डन हमको पता है एनआरटी होता है, अब उसको प्रेशर के फॉर्म में रहेगा तो पी आई बाई पी एफ हो जाएगा, और वॉल्यूम के फॉर्म में है तो वी एफ अपॉन वी आई। ठीक है, अब इसी एल एन को अगर हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया तो 2.303 आ जाएगा। केमिस्ट्री में भी रिक्वायर्ड है और फिजिक्स में भी रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगला हम देखें, अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। सो देर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ अ सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसा है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि पी वी गामा, पी वी रेस टू गामा क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसलिए पी आई वी आई गामा इक्वल टू पी एफ वी एफ रेस टू गामा। तो इसमें क्या होता है, पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टी बाई वी, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन से। तो ये इसी तरह टी वी रेस टू गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है इस प्रोसेस में, तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को क्या लिख सकते हैं, v यहीं रखेगा, ऊपर चला जाएगा तो ये आर टी बाई पी आ जाएगा। और इसी तरह हम लोग टी गामा पी वन माइनस गामा ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो, है ना। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पी आई पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन, जहाँ पे अगर पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हमको पता ही है, तो पी वी की जगह हम क्या रख देंगे, एन आर टी। तो इसलिए एन आर रख दिया, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, इसलिए एन आर टी वन माइनस टी टू अपॉन गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक भी समझ में आया है। अगला अब इसी पे जाते हैं, जो कि है हमारा बल्क मॉडुलस, जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आपको ये पढ़ के रखना है, एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन सीईटी जेई दोनों के लिए आपका काम आ जाएगा। ठीक है, और नीट के लिए भी। बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, बल्क मॉडुलस को, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज ही होता है, तो माइनस वी डी पी बाई डी वी के बराबर है। हमने ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ा था क्लास 11th में। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस तो डी पी बाई डी वी क्या हो जाएगा, वी अपॉन पी अपॉन वी, तो वी वी कट हो जाएगा, तो इसलिए बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पी के। एडियाबैटिक प्रोसेस में डी पी बाई डी वी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा पी बाई वी, तो इसलिए हमारा जो बी हो जाएगा उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा पी, क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा पी। ठीक है, अब इसी तरह आगे अगर हम लोग देखें तो पी वी डायग्राम और डिफरेंट प्रोसेसेस के क्या रिजल्ट निकलते हैं, तो उसमें हमें यही पता है कि वर्क डन जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस में है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम आइसोथर्मल, उससे कम एडियाबैटिक और सबसे कम आइसोकोरिक। ये एक रिलेशनशिप आप याद रखो वर्क डन के लिए। ठीक है, शॉर्टकट एकदम। तो आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक। अब उसी तरह एक्चुअली आइसोबारिक रहेगा, याद रखना। तो अब इसी तरह अगला है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एडियाबैटिकली कंप्रेस सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T1 to T2। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा, देखो
लास्ट ईयर पूछा है 2023 में। तो वर्क डन हमें पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 होता है। इसी में हम लोग को वॉल्यूम की वैल्यू जगह में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखते क्या होता है। अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर तो PV इक्वल्स टू NRT हमको पता है, तो मैंने PV को PV की जगह क्या लिख दिया NRT। वहाँ पे वॉल्यूम चेंज था तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दिया T1 माइनस T2। गामा माइनस 1 ऐसे ही रखा है। आइडियल गैस है तो भाई इनकी वैल्यू तो बनी रहेगी, है ना। और इसको हमने और क्या, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है कहाँ से, T1 से T2, तो हमारा T2 क्या हो जाएगा फाइनल और T1 क्या हो जाएगा इनिशियल। इससे मैंने T2 की जगह T1 को लिखा, T1 की जगह T2 को रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखो, V cc वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैविंग गामा एडियाबेटिक रेशियो कितना 5/2 सडनली कंप्रेस टू, इनिशियल का कितना हो गया V/4 हो गया। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज P, तो फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो पहले वॉल्यूम V था, उसके बाद कितना कम हो गया V/4, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रेशर जो हमारा ये पहला था इनिशियल P, तो फाइनल प्रेशर क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे एडियाबेटिक रेशियो था, ये हमने पढ़ा है। तो P2/P1 क्या होता है V1/V2 रेस टू गामा। तो V1 क्या है हमारा V है, और V2 जो है वो कितना हो गया है ओरिजिनल का 1/4 हो गया, तो V/4 हो गया है। P1 इनिशियल कितना था P, और गामा दिया है π/2, ये गामा दिया है 5/2। तो हमने क्या किया P2 ऐसे ही रखा, P1 की जगह लिख दिया P, V1 की जगह लिख दिया V जो कि इनिशियल है, V2 की जगह लिख दिया V/4। तो V और V हमारा कैंसिल हो गया है ना, 4 ऊपर आ जाएगा। तो पहले 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, और फिर 2 का फिफ्थ रूट, तो 2 का फिफ्थ रूट कितना हो जाएगा 32P, जो कि हो जाएगा 32P। ये हमारा सही आंसर है। कब आया था 2022 में आया था, ठीक है। तो आप देखो एडियाबेटिक प्रोसेस पे कितने सम्स आ रहे हैं। अब हम तीसरे सम्स पे चलते हैं, वो भी एडियाबेटिक पे ही आया है। आइडियल गैस कब एट 27 डिग्री इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, यहाँ पर सेम वही वापस कितना हो गया है 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जैसे वो था वैसे ही ये भी है। इफ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट यहाँ पे 5/3 दिया है, 22 में क्या दिया था 5/2। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, यहाँ पे फाइनल प्रेशर पूछा था। तो देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हमें पता है TV रेस टू गामा -1 कितना होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो T2/T1 का जैसे यहाँ P2/P1 था वैसे यहाँ पे T2/T1 है, तो कितने बराबर जगह V1/V2, तो गामा -1 फॉर्मूला है। तो हमें पता है V1 की वैल्यू और V1/V2 का रेशियो कितना हो गया 20/77/8 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना 8/27 हुआ है। तो 5/3 ऐसे ही रखा -1, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 हो गया। अब एक पहले ऊपर देखो 2 है नीचे 3 है, तो पहले हमको क्यूब रूट देखना है। तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, और वैसे ही 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, तो फिर स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 9/4 आ गया। अब हमें रेशियो किसका मिल गया T2/T1 का। तो हमें पता है फिर T2 जो T1 है कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4 से, तो T2 आ गया 9/4 T1 लेकिन कितना दिया देखो 27 डिग्री दिया है, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो किससे ऐड करेंगे 273 से। तो 273 + 27 कितना हो जाएगा 300, है ना, केल्विन में कर दिया सेंटीग्रेड को। अब बस आपको 4 से 300 को कट कर देना है, 300 को कट कर देना है और 9 से मल्टीप्लाई कर, तो आंसर कितना आएगा 675। ये तो हमारा T2 हो गया। तो इनिशियल क्या रहेगा T2 - T1, तो T2 हमको दिया है 675 आया, और T1 हमारा कितना था 300, जो कि क्वेश्चन में दिया था 27 + 273, है ना, तो आ गया 375 केल्विन। तो आई होप आपको समझ में आया, ये भी 20 में आया है। तो आप देख सकते हो कि इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर। अब अगला देखिए चलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, जैसे नाम ही साइकिल है, तो भाई कैसा एक तरह का रिवर्सिबल हो जाता है कि साइक्लिक प्रोसेस द फाइनल स्टेट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाता है इनिशियल स्टेट ऑफ अ गैस फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो जहाँ पे ΔU क्या हो जाता है 0। तो इस हिसाब से नेट हीट हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल हीट सप्लाई प्लस टोटल हीट रिजेक्टेड। तो इसी से इफिशियंसी बनती है जिसको हम ईटा फैक्टर बोलते हैं। तो दैट इज होगा टोटल वर्क डन इन साइकिल अपॉन टोटल हीट सप्लाइड। टोटल हीट जितनी सप्लाई उसमें जितना वर्क डन किया एग्जैक्टली वैसे ही जो हमारा मार्क्स आता है ना उसका रेशियो जैसे ही हो गया। हीट इंजन है तो हीट इंजन क्या है, हमने थ्योरी बहुत पढ़ी है इसका, हमने ग्राफ भी देखा था, ठीक है। तो आपको CET में ये याद रखना ज़्यादा कि हीट इंजन है डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू
मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जो ईटा है इफिशियंसी एक तरह से बोलते हैं, क्या होता है, वर्क डन बाय हीट। वर्क डन को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q1 माइनस Q2, और Q1 को Q1, तो ये 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी हो जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आया तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1, तो ये 1 माइनस T2 बाई T1। याद रखो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आया तो ऐसे लिखना है, और हीट आया तो Q2 बाई Q1, और टेम्परेचर आया तो T2 बाई T1। फिर आइडियल हीट इंजन जो होता है हाइपोथेटिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसका Q2 क्या होता है, 0, तो Q2 0 होता है, तभी तो इफिशियंसी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है ना। तो ऐसा पॉसिबल लेकिन नहीं है प्रैक्टिकली। आगे देखते हैं रेफ्रिजरेटर, जो कि हीट इंजन का एग्जैक्टली क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो COP होता है, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं, सेम ऐसे ही लगभग होता है कि हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्टेड को क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा, दैट इज Q2 बाई W, और इसको और क्या लिख सकते हैं, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या लिख सकते हो आप, T2 अपॉन T2 1 माइनस T2, ठीक है। और आइडियल जो रेफ्रिजरेटर होता है और हीट इंजन होता है वो कैसा होता है, Q2 बाई Q1 इक्वल टू T1 बाई या T2 बाई T1। इसी तरह अगला सम है जो इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, 273 एंड 303 केल्विन टेम्परेचर, केल्विन रिस्पेक्टिवली, assuming that refrigerator cycle is reversible for every joule of work done, तो heat delivered to the surrounding will be, तो अपने पास ऑप्शन दिया है ऐसे, देखते क्या होता है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो बीटा हमको पता है Q2 बाई W है, अभी हमने फॉर्मूले में देखा था, और क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे, इसलिए T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो जो T2 है क्वेश्चन में दिया था 273, और T1 माइनस T2 हमने कर दिया कि T1 भी दिया है क्वेश्चन में 303 है ना, तो 303 माइनस 273 कितना हो जाएगा, 30, तो आ गया भाई 373 अपॉन 30। इसको और अगर हम रेशियो में कर देंगे तो 3 से तो जाएगा ना 273, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, 9 जूल। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q2 प्लस W, तो Q2 हमारा कितना आ गया 9, Q कितना है और W कितना है 1 है, इसलिए 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, जो कि क्या होता है, ईटा से देते हैं। इसको भी सेम ऐसे ही जैसे हमने हीट इंजन में देखा था अभी, कि नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट, वर्क डन को हमने W नेट लिख दिया, हीट इनपुट को Q1 लिख दिया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 बाई Q1 लिख सकते हैं, और कैलकुलेशन करेंगे तो इसको Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1। तो इसलिए इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 1 माइनस T2 बाई T1, जिसको ईटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर न्यूमेरिकल्स अभी तक हुए नहीं है, आए नहीं है, लेकिन इसके भी न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में भी है, सॉल्व एग्जाम्पल में कर लेना, काफ़ी छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। इसका मैं आपको PDF लिंक भी भेज दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हो, आपको नोट डाउन करने के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप इसका नोट्स खुद बनाइए भाई, और जितने मैक्सिमम सम हो सकते हैं इस चैप्टर के सॉल्व कर लिए। 3 क्वेश्चन इसका बनना है CET एग्ज़ाम के लिए, और मोस्टली थेरेटिकल चैप्टर है, और काफ़ी जो आइडियाबैटिक रेशियो वाला है भाई, इंपॉर्टेंट वही है कि आप अच्छे से करके जाओ। कम से कम 4 से 5 बार इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, एडियाबैटिक वाले पे, गामा वाले पे, PV रेस टू गामा वाले पे, तो आप उसको अच्छे से करके जाइए, मिस ना करिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया। देखो ये वाला बोल रहा हूँ, अच्छे से करना, ठीक है। थैंक यू।